बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप जान रहे हैं कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। जरा याद कीजिए कि आपको उसके पहले प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के विषय बताए थे। तो पहला केस धात्विक चालकों के लिए हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ होता है। इसलिए एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तथा श्रांतिकाल टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ जो टाउ है वो श्रांतिकाल है। जब किसी चालक के स्वरूप में विभवांतर लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं और जब वो चलेंगे तो आयनों से टकराएंगे। आयनों में कंपन होता है और ताप बढ़ाने पर ये कंपन बढ़ जाता है, अर्थात जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनके दो टक्करों के क्रमागत टक्करों के बीच का समय जो श्रांतिकाल होता है वो घट जाएगा। अगर श्रांतिकाल घटेगा तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। इस प्रकार चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ती है। धात्विक चालक में ताप थीटा बढ़ाने पर औसत श्रांतिकाल टाउ घट जाता है, जिससे चालक की प्रतिरोधकता रो बढ़ती है। श्रांतिकाल क्यों बढ़ता है मैंने बताया, ताप बढ़ने पर जो चालक के आयन है उनका कंपन बढ़ जाता है, जिससे जल्दी से अब मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हैं अर्थात श्रांतिकाल घट जाता है। तो चलिए रो डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो जीरो तथा डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। ये देखा गया प्रयोगों में कि जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता और ताप परिवर्तन के अनुपाती होता है। ये कैसे जाना गया है? ये प्रयोगों द्वारा जाना गया है। तो चलिए प्रयोगों द्वारा अगर आप ये जान गए तो सम्मिलित रूप में लिखा था इस चीज को। डेल्टा रो अनुपाती हो जाएगा रो जीरो इंटू डेल्टा थीटा, या यहाँ अनुपाती नियतांक अल्फा बार आ जाएगा रो जीरो इंटू डेल्टा। ये आ गया जहाँ अल्फा बार अनुपाती नियतांक है। इसे चालक के पदार्थ का
प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। इसको हम अलग से समझ सकते हैं कि अल्फा बार इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो जीरो इंटू डेल्टा थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता का परिवर्तन ऊपर है, प्रतिरोधकता नीचे है, कटेगा, केवल डिग्री सेल्सियस इनवर्स बचेगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से रो थीटा माइनस रो जीरो इज इक्वल टू अल्फा बार रो जीरो थीटा माइनस थीटा जीरो। इसलिए रो थीटा के लिए रो जीरो इस पर आएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा बार थीटा माइनस थीटा जीरो। इसके तमाम सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा इसको। इसी प्रकार प्रतिरोध, इसी प्रकार चालक के प्रतिरोध के लिए, अगर चालक के प्रतिरोध के लिए लिखें तो सेम ऐसे ही बातें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? ध्यान दे लीजिए। तो डेल्टा आर बराबर आ जाएगा अल्फा आर जीरो डेल्टा थीटा, ये पहला सूत्र हो गया। यहाँ से अल्फा के बारे में हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर जीरो डेल्टा थीटा, या आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, अर्थात R रो के अंकमानुपाती है। यहाँ अल्फा क्या है? जहाँ अल्फा चालक का प्रतिरोध का गुणांक है, इसका मात्रक भी डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। अति उच्च ताप के लिए आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। इस तरह के समीकरण चलने लगते हैं। ये आपकी बात में रहनी चाहिए और बात समझ में आनी चाहिए। और देख रहे हैं आप ये स्क्वायर फंक्शन को होल्ड करता है। इसका मतलब अगर थीटा और आर में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो शुरू में तो ये लीनियर होगा और बाद में ये पैराबोलिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा। ये ताप वृद्धि और प्रतिरोध में इस तरीके का संबंध आ गया। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। धातु चालक के लिए, अर्धचालकों के लिए अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो अर्धचालक में आप जानते हैं, बताया था आपको मैंने कि उसके अंदर होल्स अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जहाँ कमी होती है, कोडर
ये भी उत्पन्न हो जाएंगे। इस तरह से उसमें आवेश प्रवाह करने वाले चार्ज कैरियर्स ये बढ़ जाते हैं, अर्थात उसकी चालकता बढ़ती है। अर्धचालक कौन कौन से भाई? तो आमतौर पे ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में ताप वृद्धि करने पर आवेश वाहक कौन कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घट जाती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है, ये बात आपके दिमाग में। ताप वृद्धि करने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घट जाती है, ये बात भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से रहनी चाहिए। तीसरा, मिश्र धातुओं के लिए जो आपके एलॉय होते हैं, मिश्र धातुओं और अधातुओं के मिक्सचर करके बनाए जाते हैं, निश्चित अनुपात में मिला करके बनाए जाते हैं। और मिश्र धातुओं के लिए स्पेशल डिजाइन होने के नाते ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आयन के कंपन में बहुत अंतर नहीं आता, जिस कारण मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ताप वृद्धि से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता में प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि आवेश वाहकों तथा आयनों के कंपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि ताप वृद्धि से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि लेबोरेटरीज में या जितने भी मानक प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो मिश्र धातुओं के ही बनाए जाते हैं। यही कारण है या इसीलिए प्रायोगिक या मानक प्रतिरोध मिश्र धातुओं द्वारा बनाया जाए। तो ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानक या प्रायोगिक प्रतिरोध मिश्र धातुओं द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। आपको
ध्यान में आ गया होगा कि कैसे जो है वो प्रतिरोधकता और कोई प्रभाव ताप वृद्धि का लगभग नहीं पड़ता है, इसीलिए मानव प्रतिरोध जो है वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से इसका अभ्यास करिए, देखिए, समझिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। गुड लक बच्चों।